नमस्कार दोस्तों, मैं विजय। मेरे इस चैनल मैं ट्यूटर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम अपना जो चैप्टर चल रहा था समतलीय आकृतियां, इस चैप्टर को अपन ने शुरुआत किया था और इसमें अपन ने त्रिभुजों के बारे में पढ़ लिया था कि कौन कौन से त्रिभुज होते हैं, त्रिभुजों के प्रकार पढ़े थे, उनके कोणों के बारे में अपन ने देखा था और कुछ प्रमेय अपन ने सीखी थी त्रिभुजों के अंदर। अब अपन करने वाले हैं त्रिभुजों के अंदर ही कुछ और गुणधर्म अपने ऐड हो जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और डायरेक्ट अपने को क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। जैसे केंद्र क्या होता है, लंब केंद्र क्या होता है, शीर्ष लंब क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, इनके बारे में अपने को पूछा जाता है कि किसी का सरकम सर्किल क्या होता है, मतलब परिकेंद्र क्या होता है, अंतः केंद्र क्या होता है, और होता है तो कैसे ज्ञात करते हैं। अंतः केंद्र की त्रिज्या अपन निकालना सीखेंगे, तो किस प्रकार से निकालते हैं तो वो आप देखिए। एक डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, आज केवल डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्लास नहीं होकर के डायरेक्ट जो अपने से मेथड जो पूछे जाते हैं तो उनको अपन देखने वाले हैं कि डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूं केंद्र की कि केंद्र क्या होता है, लंब केंद्र क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है, अंतः केंद्र क्या होता है। तो इन चारों की मैं बात करता हूं। तो सबसे पहले मैं केंद्र की बात करूं तो केंद्र बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि कोई त्रिभुज है अपने पास, कोई भी एक त्रिभुज होगा, कोई भी एक त्रिभुज, ये लीजिए कोई भी एक त्रिभुज, कैसा भी त्रिभुज हो, जरूरी नहीं बिल्कुल ऐसा साफ सुथरा सा आपको दिखाई दे ना, कैसा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा ना। तो ये मान लेता हूं ये एक त्रिभुज है। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा माध्यिका कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, मीडियन क्या होती है। तो मैं माध्यिका की बात करता हूं। किसी भी शीर्ष से, देखो त्रिभुज के अंदर 3 शीर्ष होते हैं, वो आपको ध्यान है। तो कोई भी एक शीर्ष ले लीजिए, कोई भी एक शीर्ष ले लो। मान लो मैंने शीर्ष ले लिया ए। अब ए से सामने वाली भुजा कौन सी है भाई, BC। तो किसी भी शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से जब हम मिलाते हैं, ये लो इसका मध्य बिंदु में मान लेता हूं ये है। जब मध्य बिंदु को मिलाते हो, तो जब मध्य बिंदु को मैंने मिलाया तो इसको अपन बोलते हैं माध्यिका। किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका। अरे माध्यिका सामने वाली भुजा के बिल्कुल मध्य में होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। इसी प्रकार से इस बिंदु B से मैं इसके मध्य बिंदु को देखूं, इसका मध्य बिंदु मैं मान लेता हूं ये है, तो इसके मध्य बिंदु को मिलाऊं तो ये भी अपनी क्या हो गई भाई, माध्यिका। और इसी प्रकार से ये शीर्ष है, सामने वाली भुजा ये रही, तो इसका मध्य बिंदु होगा, मान लो कोई भी, ये मान लो इसका मध्य बिंदु होगा, ये लीजिए, मान लीजिए ना। तो ये मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी भाई, माध्यिका कहलाएगी। ये मान लो तो ये रही माध्यिका, एक ये मान लेता हूं माध्यिका और एक ये मान लेता हूं माध्यिका। कितनी माध्यिकाएं होती है भाई, 3 माध्यिकाएं होती है। ध्यान अपने को रखना है कि त्रिभुज के अंदर माध्यिकाएं कितनी होती है, 3 होती है। और माध्यिका क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। सीधा सीधा पूछ लिया करता है, अपने को 4 स्टेटमेंट मिलेंगे, उनमें से अपने को सही वाला छांटना है। तो वहां आपको ये मिल सकता है कि किसी भी वृत्त, कोई भी अपने पास त्रिभुज है, उसके शीर्ष से, किसी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका। और तीनों माध्यिका किसी एक ही बिंदु से गुजर रही है। देखो एक ही बिंदु से गुजर रही है, ये बिंदु देखो, ये माध्यिका, तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती है। मतलब इसी प्रकार से भी लिखा हुआ आ सकता है कि माध्यिकाएं संगामी होती है। संगामी रेखाओं में मैंने आपको बताया था, जब रेखा व कोण का जो टॉपिक मैंने लिया था इससे पहले, वहां मैंने आपको समझाया था कि संगामी रेखाएं कौन सी होती है। तो संगामी रेखाएं कौन सी, ऐसी 2 या 2 तो क्या 2 रेखाएं तो प्रतिच्छेदी हो जाती है। मैंने बताया था कि 2 से अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु से होकर के जाती है तो उनको अपन संगामी रेखाएं बोलते हैं। तो इसी प्रकार से जो माध्यिकाएं हैं
ये भी संगामी होती है। याद रखिएगा, यदि याद नहीं रहे तो आप नोट करते रहिएगा साथ के साथ जो मैं बोल रहा हूँ, एक एक चीज आपको नोट करनी है, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। और आपको ध्यान है एक एक नंबर का कितना इंपॉर्टेंस होता है जो कंपटीशन अपनी एग्जाम होती है। तो ध्यान रखिएगा, जो एक एक चीज बोल रहा हूँ एक एक चीज नोट करते रहिएगा। और कोई ज्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस अपना मैथ का नहीं है। यदि आप ढंग से 1 महीना लगातार इसको कर लोगे, जो अपना जो मैथ का जो सिलेबस है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अब तो रीट की जो एग्जाम है वो भी डिसाइड हो गई है। गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है कि 25 जो अप्रैल है उसी दिन अपनी एग्जाम होनी है। हाँ, आगे कुछ चेंजेस हो जाए उसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी के अनुसार तो 25 अप्रैल अपने को तय मान करके चलना है कि 25 को अपनी एग्जाम लगने वाली है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपने को मेहनत जबरदस्त करनी है। तो देखिए अपने पास जो त्रिभुज है, तो अपने ये पढ़ लिया भाई माध्यिका, और अपना जो सिलेबस है वो भी मैंने लगभग कंप्लीट करवा दिया है। थोड़ा बहुत ही सिलेबस अपना बचा है, केवल 8-10 क्लासों का सिलेबस अपना बचा है, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा। 8-10 क्लासें भी विशेष कर रही नहीं है, 5-7 क्लासों में अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन जो क्विक रिवीजन में आपको लेकर के आऊंगा, क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन का भंडार में लेकर के आऊंगा, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकेगी उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस अपन साथ के साथ करने वाले हैं। तो अपन अभी इसकी बात करते हैं कि माध्यिकाएं थी। माध्यिकाएं क्या होती है? संगामी होती है, ये भी याद कीजिएगा। ठीक है, माध्यिकाएं क्या होती है? संगामी होती है। और जो संगामी बिंदु होता है इसको अपन इस त्रिभुज का केंद्रक बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि जो त्रिभुज का जो केंद्रक होता है, ये जो त्रिभुज का केंद्रक है भाई, ये त्रिभुज का क्या है? केंद्रक है। तो जो त्रिभुज का केंद्रक होता कौन है? अरे त्रिभुज का केंद्रक बोलते किसको? अब याद रखिएगा, उसमें ऑप्शन अपने को 4 मैंने बोल दिया है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेटमेंट अपने को मिलते हैं, उनमें से सही और गलत अपने को देखना होता है। ठीक है, तो केंद्रक है क्या? माध्यिकाओं का संगामी बिंदु। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए कि केंद्रक होता क्या है? माध्यिकाओं का संगामी बिंदु केंद्रक होता है। माध्यिकाओं के संगामी बिंदु को केंद्रक कहते हैं। याद रखिएगा, जहां माध्यिकाएं आपस में मिलती है वो अपना केंद्रक होता है। केंद्रक समझ में आ गया होगा, माध्यिकाएं समझ में आ गई होगी कि माध्यिकाएं क्या होती है। अब मैं ऐसा का ऐसा ही लेता हूं, दोबारा चित्र बनाता हूं मैं, सेम ऐसा का ऐसा ना, ये लीजिए, कोई ज्यादा विशेष फर्क इसमें नहीं है। ये लीजिए, ये अपना, ये मान लो ए, ये बी और ये सी, ये अपना त्रिभुज है। अब की बार मैं बनाता हूं शीर्षलंब। ये मैंने क्या बनाई थी भाई? माध्यिकाएं बनाई थी। अब मैं बनाता हूं शीर्षलंब। अब शीर्षलंब कैसे बनाते हैं वो भी आप देख लीजिए ना। तो शीर्षलंब का मतलब किसी भी शीर्ष से सामने वाले भुजा पर डाला गया लंब। अब की बार क्या है भाई? लंब डाल रहे हैं। अब चाहे सामने वाले भुजा का ये मध्य बिंदु हो चाहे नहीं हो, देखो यहां तो क्या था? मध्य बिंदु था, 90 डिग्री का कोण थोड़ी था। यहां क्या है? किसी भी शीर्ष से सामने वाले भुजा पर डाला गया लंब। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाना। तो किसी भी शीर्ष से सामने वाले भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। शीर्ष से डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। अरे नाम से ही स्पष्ट हो जाता है शीर्ष लंब, शीर्ष से डाला गया लंब, लेकिन कहां? सामने वाले भुजा पर। किसी भी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा, सम्मुख का मतलब सामने वाली, किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। ठीक है, ये शीर्ष लंब हो गया अपना, इसको नाम दे लेता हूं मैं एडी। इससे मैं जो लंब डालूंगा ये मान लीजिए ये अपना हो गया शीर्ष लंब हो गया। ये मान लो ये 90 डिग्री बना रहा है, ये मान लेता हूं मैं ई है, और एक ये अपने आप ये यहीं से होकर के जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा ही बनाएगा। इसको मैं क्या बोल देता हूँ? एफ। शीर्ष लंब भी कितने होते हैं भाई? 3 होते हैं, याद रखिएगा। और जहां पर शीर्ष लंब परस्पर मिलते हैं, शीर्ष लंब भी कैसे होते हैं भाई? संगामी होते हैं। शीर्ष लंब भी संगामी होते हैं। और जो संगामी बिंदु होता है शीर्ष लंबों का, तो शीर्ष लंबों के संगामी बिंदु को हम लंब केंद्र कहते हैं। याद कीजिएगा कि लंब केंद्र किसको बोलते हैं भाई? ये लंब केंद्र है। ये क्या है? लंब। ये क्या है भाई? लंब केंद्र है। ये लीजिए, लंब केंद्र किसको बोलेंगे भाई? शीर्ष लंबों के संगामी बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं।
तो ये अपना हो गया लंब केंद्र, ये हो गया केंद्रक, जो माध्यिकाओं का संगामी बिंदु था केंद्रक, शीर्ष लंबों का संगामी बिंदु लंब केंद्र। भूलने नहीं दूंगा, बार बार याद दिलाता रहूंगा, ठीक है, अच्छे से देखिएगा। तो इनकी बात अपन ने कंप्लीट कर ली है। ये लीजिए अपना काम खत्म, केंद्रक हो गया, लंब केंद्र हो गया। और एक बात मैं यहां और बता देता हूं, यहां ऐड और कर देता हूं कि जो माध्यिकाएं होती है, माध्यिकाएं जो आपस में काटती है, जो केंद्रक है, ये जो केंद्रक है माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। याद रखने की चीज है भाई, किस अनुपात में विभाजित करता है भाई? 2:1 में। मतलब शीर्ष से जो आता है वो तो हो गया 2, और ये नीचे वाला कितना हो जाएगा? 1। देखो शीर्ष से जो आएगा ये हमेशा बड़ा हो रहा है, देखो तो ये बड़ा वाला तो कितना हो गया भाई? 2, छोटा वाला 1। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये 2 सेमी ये 1 सेमी, अनुपात है। यदि ये 20 है तो ये 10 है, यदि ये 8 है तो इधर वाला कितना होगा भाई? 16 होगा। 8 दूनी 16, अनुपात समान मैंने इसे बोला है 2:1। केंद्रक, ये भी नोट कर लीजिएगा कि केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। किस अनुपात में भाई? 2:1 में विभाजित करता है केंद्रक सभी माध्यिकाओं को। इसी प्रकार से ये जो माध्यिकाएं हैं ये भी 2:1 में विभाजित होगी, बिल्कुल होगी। और इस पे डिपेंडेंट जो क्वेश्चन है उनको भी मैं बाद में करवाऊंगा, जब प्रैक्टिस सेट लेकर के मैं आऊंगा। अभी तो इतना याद रखिएगा क्योंकि वो थोड़ा एक्स्ट्रा अपना हो जाएगा, बाकी अपना इतना ज्यादा लेवल आने वाला नहीं है। तो जितना लेवल है वो भी मैं थोड़ा सा बढ़ा करके चल रहा हूं, तो इससे ज्यादा आपको नहीं पूछने वाला है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करूं, अपने पास कोई भी त्रिभुज होगा, त्रिभुज कोई भी हो, कैसा भी त्रिभुज हो, ये लीजिए, ये अपने पास त्रिभुज है, ये ABC, ये त्रिभुज है। अब एक होता है अंतः केंद्र। क्या होता है भाई? अंतः केंद्र। अंतः केंद्र किसको बोलते हैं? अंतःव्रत। एक तो होता है देखो अंतःव्रत। अंतःव्रत किसको बोलते हैं? जब इसके अंदर एक व्रत बनेगा, जब इसके अंदर क्या बनेगा? एक व्रत बनता है, तो उसको अपन बोलते हैं अंतःव्रत। जैसे ये क्या है भाई? अंतःव्रत है। क्या है ये? अंतःव्रत है। जब किसी भी त्रिभुज के अंदर एक व्रत बनता है तो उसको अपन बोलते हैं अंतःव्रत। लेकिन ऐसा नहीं कि अंदर तो बनाया लेकिन ऐसा बना दिया ये अंतःव्रत हो गया, ऐसा नहीं। तो जो ये अंदर वाला जो व्रत है इसकी भुजाओं को टच करना चाहिए केवल एक बिंदु पर। केवल एक बिंदु पर क्या होना चाहिए भाई? टच करना चाहिए। देखो भुजाओं को क्या कर रहा है? ये टच कर रहा है, इसलिए इसको अंतःव्रत बोलते हैं। ये क्या है भाई? अंतःव्रत है। अंतःव्रत क्या होता है? इन त्रिभुज की भुजाओं को क्या कर रहा है? ये स्पर्श कर रहा है। और ये जो व्रत है इस भुजा को भी स्पर्श कर रहा है, इस भुजा को भी स्पर्श कर रहा है और इस भुजा को भी स्पर्श कर रहा है। ऐसा नहीं कि अपन ने एक व्रत तो ये त्रिभुज बना लिया और ये मान लो ऐसे काट करके जा रहा है, नहीं, ये अपना अंतःव्रत नहीं हो सकता। मैं ये बना दूं अंदर, ये भी अंतःव्रत नहीं हो सकता। मैंने क्या बोला कि जो अंतःव्रत होता है वो क्या करता है भाई? तीनों भुजाओं को छू करके ही जाता है, केवल एक ही बिंदु पर काटता है। यहाँ तो देखो इस भुजा को, ये जो व्रत था कितनी जगह काट रहा है भाई? 2 जगह नहीं, केवल एक जगह, केवल एक जगह काटना चाहिए, तो इसको अपन अंतःव्रत बोलते हैं। और व्रत का कोई केंद्र भी तो होता है। अरे व्रत का एक क्या होता है भाई? केंद्र होता है। तो इस व्रत के केंद्र को मैं क्या बोलूंगा? अंतः केंद्र। याद रखिएगा ये क्या है भाई? ये अपना क्या है? अंतः केंद्र। क्या है ये? अंतः केंद्र। अंतः केंद्र किसको बोलेंगे? तो वो भी मैं बताऊंगा आपको एक बार डिटेल से कि इसकी परिभाषा किस प्रकार से अपने को एग्जाम में मिल सकती है, वो भी मैं बताऊंगा। अभी आप इतना याद रखिए कि अंतःव्रत का केंद्र, अंतःव्रत का केंद्र अंतः केंद्र कहलाता है। अब आपको ध्यान है कि कोई भी जो व्रत होता है केंद्र से व्रत के अरे जो मिलाते हैं तो त्रिज्या तो होती है और सभी बराबर होती है, सभी त्रिज्याएं बराबरी तो होती है। तो मैं अब बताता हूं इसकी परिभाषा। ये अपना अंतः केंद्र हो गया। यदि मैं इसको इससे मिलाऊं, चाहे इससे मिलाओ चाहे इससे मिलाओ, तीनों बराबर ही तो होगी, क्योंकि ये इस व्रत की क्या है? त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, त्रिज्या बराबर होती है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अंतः केंद्र, किसी भी व्रत का अंतः केंद्र क्या होता है? सभी भुजाओं से बराबर दूरी पर स्थित होता है। किससे भाई? भुजाओं से बराबर दूरी पर स्थित। जैसे ये अंतः केंद्र है, ये भुजा है,
तो इस केंद्र, ये जो बिंदु है इसकी इस भुजा से दूरी, सीधी दूरी देखते हैं हमेशा जो कितने डिग्री का कोण बनाती है भाई, 90 डिग्री का कोण बनाती है, वही दूरी अपन देखा करते हैं। यहां से मैं यही दूरी में देखूंगा और यहां से यही दूरी में देखूंगा, तो ये तीनों दूरियां क्या होगी भाई, बराबर होती है। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि किसी भी त्रिभुज के अंदर अंतः केंद्र जो होता है सभी भुजाओं से बराबर दूरी पर स्थित होता है, सभी भुजाओं से बराबर दूरी पर स्थित होता है, ध्यान रखिएगा। सभी भुजाओं से मतलब ये जो बिंदु है, अरे मैंने बताया था पहले भी आपको बताया था, जैसे ये बिंदु है, ये चौक है, इसकी मेरे को बोर्ड से दूरी देखनी है तो यहां से बिल्कुल डायरेक्ट में लेऊंगा, बिल्कुल क्या लेऊंगा भाई, डायरेक्ट। ऐसा नहीं, दूरी तो ये भी होगी, बहुत सारी होगी दूरियां तो, लेकिन लेना कौन सा, यहां से जो बिल्कुल सीधी होगी, सीधी का मतलब जो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनाती है भाई, 90 डिग्री का, तो वही मैं दूरी लेता हूं। जैसे मान लो अब ये बिंदु था, इस बिंदु की मेरे को, ये मान लो ये बिंदु ही है और ये कोई रेखा है, ये रेखा है अपनी, है ना, ये रेखा बनी हुई है, इस बिंदु की रेखा से दूरी देखनी तो बहुत सारी होगी ऐसे तो, लेकिन लेना कौन सी, हमेशा जो लंबवत होती है, जो 90 डिग्री का कोण आती है, जो सबसे छोटी होती है ना। तो इस बिंदु से भुजा की दूरी यही तो होगी, इस बिंदु की इस भुजा की दूरी ये होगी, ये दूरी ये हो गई, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया भाई, एक अंतः केंद्र क्या होता है, सभी भुजाओं से बराबर दूरी पर स्थित होता है, रट लीजिए। बात करूं परिकेंद्र की, ये तो अपना क्या है भाई, अंतः केंद्र, ये क्या है, अंतः केंद्र। चलिए एक काम मैं यहां और कर देता हूं, ऐड कर लेता हूं, ऐड क्या कर लेता हूं, एक चीज मैं और बता देता हूं अंतः केंद्र की। त्रिभुज कैसा भी हो, त्रिभुज कैसा भी हो, चाहे अपना न्यून कोण त्रिभुज हो, देखो ये न्यून कोण त्रिभुज था पहले, क्योंकि तीनों कोण क्या थे, 90 से कम थे, तो भी जो अंतः केंद्र होगा इस त्रिभुज के अंदर ही होगा। यदि समकोण त्रिभुज होगा तो भी जो अंतः केंद्र होगा वो अंदर ही होगा। अरे क्योंकि जो व्रत बनाना वो का बनाना, मैंने क्या बोला, अंतः केंद्र होता क्या है, अंतः व्रत का केंद्र अंतः केंद्र। तो अंतः व्रत का मतलब व्रत अंदर बनना चाहिए, तो हमेशा अंदर बनेगा तो केंद्र भी हमेशा अंदर ही होगा, तो अंतः केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आगे समस्या हो सकती है, क्योंकि कई कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो मैं बताता हूं। अब मैं बात करता हूं परिकेंद्र की, परिकेंद्र क्या होता है, तो परिकेंद्र क्या होता है वो भी आप देख लीजिए। अच्छा, और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अंतः केंद्र बनता कैसे है, वो भी मैं बता देता हूं कि अंतः केंद्र बनाए कैसे किसी भी त्रिभुज में। तो कोई भी एक त्रिभुज है, ये मान लीजिए कि मेरे पास कोई भी एक त्रिभुज होगा, कोई भी एक त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज के जो कोण है, ये ए, ये बी, ये सी, तो त्रिभुज के जो कोण है, कोई भी दो कोणों का समद्विभाजन कर लीजिए, कोई भी दो कोणों का समद्विभाजन, मान लो ये 60 डिग्री का, तो आधा आधा कर लो, आधा आधा कर लीजिए ना, समद्विभाजन कर लोगे। अरे जब बिल्कुल आधा आधा कोण का मैंने आधा आधा कर लिया, इस कोण का कर लो और एक इस कोण का कर लो, चाहे इस कोण का भी कर लो, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी दो कोणों का करो, क्योंकि जहां से ये दो कोण, अभी बता देता हूं मैं ना, कि जैसे इसका मैंने क्या किया, समद्विभाजन किया, तो ये रेखा ही, इस कोण का मैं समद्विभाजन करूंगा तो इस प्रकार से आएगा अपना, इस प्रकार से थोड़ा सा इधर आएगा ना, तो ये हो गया अपना, ये क्या हो गया, थोड़ा सा इधर आने वाला है, कोई बात नहीं, मैंने इधर खींच दिया, मान लीजिएगा ना। तो आपको तो बस इतना ध्यान रखना है कि कोणों के समद्विभाजन, कोणों के, अरे त्रिभुज के कोई भी दो कोणों के समद्विभाजन को मिलाने वाली रेखा। अरे ये कोण था, इस कोण का मैंने क्या किया, समद्विभाजन, मतलब बराबर दो भागों में बांट दिया और इसको मिला दिया, और इसका भी मैंने आधा किया और आगे खींच दिया, जहां पर ये आपस में मिलेगी वही अपना अंतः केंद्र होगा। क्या होगा भाई, अंतः केंद्र होगा। तो ये अंतः केंद्र हो जाता है, यहां से क्या जाएगा भाई, एक व्रत होकर के जाएगा, उस व्रत का केंद्र क्या हो गया, अंतः केंद्र। मैंने बोला था ना थोड़ा सा इधर आने वाला है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इधर कम ले लिया और इधर ज्यादा ले लिया, थोड़ा सा इधर होता ही है ना, ये यहाँ होता तब बिल्कुल क्या होता बीच में, और बिल्कुल होगा ही, अपने आप ही होगा, ध्यान रखिएगा, है ना, कोई दिक्कत अपने होने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ से करोगे तो देखो यहीं से होकर के जा रहा है ना। तो आप तो इतना ध्यान रखिए कि अंतः केंद्र बनता कैसे है वो भी आप लिख लीजिए। त्रिभुज के कोणों का अंतः समद्विभाजक जहां मिलता है वही अंतः केंद्र होता है।
कोणों का क्या किया मैंने, समद्वि विभाजन किया, कोणों का समद्वि विभाजन किया, जहां जाकर के मिलेंगे वही अपना अंतः केंद्र होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं परिकेंद्र की। अब आते हैं परिकेंद्र का मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो भी आप देख लीजिए ना, वो भी पूछा जाता है बार बार ना। तो देखिए कोई भी त्रिभुज है, मैं एक नॉर्मली त्रिभुज ले रहा हूँ जो जो कैसा होता है भाई, न्यून कोण त्रिभुज अपन बनाया करते हैं हमेशा, क्योंकि ये भी 90 से कम, ये भी 90 से कम, ये भी 90 से कम, क्योंकि मैंने त्रिभुजों के प्रकार में मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि त्रिभुजों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, वो किस किस तरीके के होते हैं। नहीं पता तो प्लेलिस्ट जो बनी हुई है रीट का जो सिलेबस है वहाँ मैंने सारा कुछ आपको करवा रखा है, तो वहाँ से जाकर के आप कोई सा भी वीडियो देख सकते हो। प्लेलिस्ट अलग से मैंने बना रखी है, क्योंकि साथ के साथ 12th का भी अपना जो सिलेबस है वो चलता है। यदि आपके जो कोई रिलेटिव है या छोटे भाई बहन है तो उनको आप मोटिवेट कर सकते हो क्लासेस लेने के लिए जिनके पास मैथमेटिक्स है। तो 12th मैथमेटिक्स का सिलेबस अपना चल रहा है, वहाँ भी मैंने लगभग कंप्लीट करवा दिया है, तो देखना चाहते हैं तो वो भी वहाँ से देख सकते हैं। बाकी अपना रीट का सिलेबस चल ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ मैं बात करूँ अब परिकेंद्र क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है वो आप देखिए। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, पहले परिकेंद्र बनता कैसे वो देखिए। तो परिकेंद्र, चलो एक बार बता देता हूँ कि परिकेंद्र क्या होता है। तो कोई भी अपने पास त्रिभुज है, एक ऐसा बिंदु जो तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर स्थित हो, तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर स्थित होना चाहिए, मतलब ये दूरी ये दूरी ये दूरी समान होनी चाहिए। ऐसा बिंदु जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर ये दूरी ये दूरी ये दूरी बराबर हो, तो इसको अपन परिकेंद्र बोलते हैं। और होता कैसे परिकेंद्र का मतलब, परिव्रत बताता हूं पहले मैं आपको। परिव्रत का मतलब ऐसा व्रत जो इन तीनों बिंदुओं से होकर के गुजरता हो, और 3 बिंदुओं से मैंने बताया था केवल एक ही व्रत गुजरता है। ठीक है, और अपन पढ़ लेंगे और बाद में। ठीक है, इन 3 बिंदुओं से भाई कितना व्रत गुजरता है भाई, एक ही व्रत गुजर सकता है, इससे ज्यादा नहीं गुजरेगा। केवल कितना व्रत भाई, एक ही व्रत गुजरता है, याद कर लीजिएगा। ये लो 3 बिंदुओं से होकर के कितने व्रत गुजर सकते हैं भाई, केवल एक ही व्रत गुजर सकता है। तो देखो 3 बिंदु से एक व्रत जो गुजर रहा है इसको मैं बोलूंगा परिव्रत। क्या बोलना, परिव्रत। ऐसा व्रत जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को छू करके जाता हो उसको अपन बोला करते हैं परिव्रत। और इस परिव्रत का जो केंद्र होगा उसको बोलते हैं परिकेंद्र। इसका मतलब हुआ क्या, ये केंद्र हो गया तो केंद्र से ये दूरी ये दूरी ये दूरी त्रिज्याएं तो है, ये अरे त्रिज्याई तो है, ये वृत्ता ये केंद्र है, तो केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा, केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा त्रिज्याई तो होती है। तो इसका मतलब ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, तो तीनों त्रिज्याई तो है। तो परिकेंद्र हो गया क्या, परिव्रत का केंद्र परिकेंद्र। और परिकेंद्र को बोलना क्या है, तो परिकेंद्र होता क्या है, तो परिकेंद्र क्या होता है, ये परिकेंद्र हो गया भाई, इसको मैं लिख देता हूं, ये अपना क्या है परिकेंद्र, इसका नाम मैं लिख देता हूं, ये क्या है अपना परिकेंद्र, क्या है भाई परिकेंद्र। तो परिकेंद्र क्या है, जो परिकेंद्र होता है वो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर स्थित है। जो परिकेंद्र है तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर स्थित है, ये याद अपने को रखना है। तो याद कर लीजिएगा कि परिकेंद्र तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर स्थित होता है त्रिभुज में ना। तो परिकेंद्र किसी भी त्रिभुज में परिकेंद्र तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर स्थित होता है, और जो अंतः केंद्र था वो तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर स्थित होता है। अंडरलाइन कर लीजिएगा दोनों लाइन जो मैंने बोली है। अंतः केंद्र क्या होता है, तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर स्थित होता है, और ये तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर स्थित होता है। याद हो गई होगी सभी चीजें, है ना। अरे कम चीजें हैं लेकिन मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट चीजें हैं जितनी भी मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं बात करूं कि जैसे ये अंतः केंद्र था, ये बना कैसे था, तो मैंने बताया था कोणों के समद्विभाजन से क्या बनता है, अंतः केंद्र बनता है। और ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ये अपने रीट ही नहीं, यदि आप कोई कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो उनमें भी ये जो टॉपिक है सबसे ज्यादा काम का है, और पूछा ही पूछा जाता है इनमें से क्वेश्चन।
है ना। तो अच्छे से इनको देखिएगा। तो मैंने बता दिया परिकेंद्र सॉरी अंतःकेंद्र किससे बनता है भाई, कोणों के समद्विभाजन से। अब जो परिकेंद्र जो बनता है वो किससे बनता है, तो वो भी बता देता हूं। तो जो परिकेंद्र बनेगा, जो परिकेंद्र बनता है वो बनता है लंब समद्विभाजन से, भुजाओं के लंब समद्विभाजन से। ये मानो ए है, ये बी है, ये सी है, कोई भी दो भुजाओं का लंब समद्विभाजन कर लीजिए। लंब समद्विभाजन का मतलब जैसे मान लो ये भुजा है, तो एक ऐसी रेखा खींचनी है जो इस पर, अरे जो बीसी है इस पर लंबी हो, इस पर क्या हो भाई, लंबी हो, मतलब कितने डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का कोण भी बनाए, और इसको बराबर दो भागों में भी बांटे। ऐसी रेखा, अरे भुजा है, इस भुजा का मैंने क्या किया, लंब समद्विभाजन, इस पर लंबी है और बराबर दो भागों में भी बट रही है। इसी प्रकार से मैं एक और बना देता हूं, ये लीजिए, मैं किसका बना देता हूं भाई, इसका बना लेता हूं। इस पर लंबी हो और ये लीजिए, अच्छा थोड़ा सा इधर कम हो गया, इधर ज्यादा, कोई बात नहीं, आप तो बस ध्यान रखिएगा। क्या क्या ध्यान रखना है भाई, तो इस भुजा का मैं क्या कर रहा हूं भाई, लंब समद्विभाजन, ये लीजिए, अब हो गया बराबर बराबर है। तो इस जो बिंदु है जहां पर ये दो दोनों मिले, ये जो दोनों रेखाएं मिलती है, इसको अपन क्या बोलेंगे भाई, परिकेंद्र बोलेंगे। ये है क्या, परिकेंद्र क्या हो गया। कब बनता है परिकेंद्र, किसी भी त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजन से अपना परिकेंद्र बना करता है। याद रखिएगा, परिकेंद्र किससे बनता है, भुजाओं के लंब समद्विभाजन से। भुजाओं के लंब समद्विभाजन से परिकेंद्र बनता है, नोट करते रहिएगा, बार बार बोल रहा हूं। अंतःकेंद्र किससे बनता है, कोणों के समद्विभाजन से। कोणों के समद्विभाजन से तो बनेगा अंतःकेंद्र, और भुजाओं के समद्विभाजन से क्या बनेगा, परिकेंद्र। और यहां से देख लो, चाहे ये दूरी ये दूरी ये दूरी तीनों आपको बराबर मिलेगी, तीनों दूरियां क्या मिलेगी भाई, बराबर मिलेगी। चाहे ये वाली दूरी नापो, चाहे ये वाली दूरी नापो, चाहे ये दूरी नापो, तीनों शीर्षों से जो दूरियां होंगी वो बराबर ही होगी। इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, परिकेंद्र बोलते हैं। परिकेंद्र समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए, ये देखो, ये कौन सा त्रिभुज था भाई, ये कौन सा त्रिभुज था, तो इसको तो बोलते हैं अपन न्यून कोण त्रिभुज। लिखते रहिएगा साथ के साथ, ये न्यून कोण त्रिभुज है। न्यून कोण त्रिभुज जिसमें तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो। एक होता है समकोण त्रिभुज, ये लीजिए, ये अपना क्या हो गया भाई, समकोण त्रिभुज। एक होता है अधिक समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने का होता है, 90 का, बता दिया था। ये मैं फटाफट एक बार दोबारा बता देता हूं। ये अपना क्या हो गया भाई, अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण क्या हो, 90 डिग्री से ज्यादा हो, 90 डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो। तो मैंने 3 त्रिभुज आपको बता दिए। कोणों के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज थे। एक तो हो गया अपने पास में न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और एक हो गया अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। पहले मैंने करवा दिया है, जब स्टार्टिंग मैंने की थी त्रिभुज की, उस समय मैंने आपको ये चीजें बता दी थी, है ना। अब देखो, अंतःकेंद्र तो हमेशा अंदर ही होगा, क्योंकि जो वृत्त बनेगा वो अंदर ही बनेगा। यदि वृत्त अंदर बनेगा, यदि वृत्त अंदर बनेगा तो उसका केंद्र भी अंदर ही होगा। इसलिए त्रिभुज कैसा भी हो, अंतःकेंद्र हमेशा अंदर होगा। बात किसकी है, परिकेंद्र की। मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट, परिकेंद्र के अंदर जो मैं बोल रहा था वो ये ही चीजें हैं, और इन्हीं में से अपने को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए क्या है, अब मैं परिकेंद्र की बात करूं तो परिकेंद्र जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा भाई। परिकेंद्र इस प्रकार से बनेगा, इसके अंदर इस प्रकार से बनेगा। जब बनाओगे तो इस प्रकार से बनेगा, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा थोड़ा सा सही नहीं बना, आप बनाते रहिएगा ना, मैं तो बना देता हूँ ना। तो इसके अंदर जो परिकेंद्र होगा वो कहाँ होगा, अंदर होगा। इसके अंदर आप जब परिकेंद्र देखोगे तो वो कहाँ पर होगा, इस त्रिभुज के ऊपर होगा। और हमेशा कहाँ पर होता भाई, कर्ण का मध्य बिंदु, वही क्या होता, परिकेंद्र होता। समकोण त्रिभुज के अंदर जब अपन जो परिवर्त बनाते हैं, क्योंकि इधर थोड़ा सा ज्यादा चला गया, देखो मैं बना करके आपको बताता हूं, इसका तो समझ में आ गया होगा। क्योंकि ये क्या था अपना, ये क्या था भाई, देखो ये जो न्यून कोण त्रिभुज था, इसमें तो मैंने आपको बता ही दिया परिकेंद्र कहाँ है, अंदर है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, परिकेंद्र कहाँ होता है, अंदर होता है। जब कैसा त्रिभुज हो, न्यून कोण त्रिभुज हो। हाँ, जब समकोण त्रिभुज है तो मैं देखो बनाता हूँ एक बार, तो मैं इसको बनाता हूं, तो बनाऊंगा तो कैसा दिखेगा, तो वो आप देखिएगा ना। ये लीजिए, ये थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको, ये लो,
थोड़ा सा इधर चला गया क्या, कोई बात नहीं, ये लो, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, यहाँ मैं बना देता हूँ, ये लो, ये अपना हो गया। ये अपना क्या हो गया भाई, व्रत हो गया। ये क्या हो गया, एक व्रत हो गया। इस व्रत का यदि आप केंद्र देखोगे, इस व्रत का क्या करोगे भाई, केंद्र देखोगे, तो जब इस व्रत का केंद्र देखोगे तो आपको कहाँ मिलेगा, हमेशा इस त्रिभुज के ऊपर ही मिलेगा। परिकेंद्र का हो गया त्रिभुज के ऊपर, यहाँ तो त्रिभुज के अंदर था, अरे परिकेंद्र कहाँ था, त्रिभुज के अंदर। यहाँ परिकेंद्र कहाँ होगा, त्रिभुज के ऊपर। त्रिभुज के ऊपर भी होगा, और ऐसा भी बोल सकता है कि त्रिभुज के ऊपर तो है, साथ के साथ ये क्या है भाई, कर्ण है, तो कर्ण का मध्य बिंदु भी होता ही है। देखो कर्ण का मध्य बिंदु अपने आप ही हो गया, क्योंकि मैंने क्या बोला, परिकेंद्र क्या होता है कि परिकेंद्र वह बिंदु होता है जहाँ से तीनों शीर्षों की दूरियां बराबर हो। तो यहाँ से ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी, तीनों दूरियां क्या होगी भाई, बराबर होगी, और कर्ण का मध्य बिंदु अपने आप ही हो गया। यदि ये पूरा 10 है, यदि ये पूरा कितना है, 10 है, यदि ये पूरा 10 है तो ये कितना होगा, तो आप देख लीजिए, ये कितना होगा, 5 होगा, ये भी 5 होगा, तभी तो दूरियां बराबर होगी, मतलब ये क्या हो गया, इसका मध्य बिंदु हो गया। तो आप इस प्रकार से भी देख सकते हो, ठीक है, कि ये जो परिकेंद्र है समकोण त्रिभुज के अंदर, वो कहाँ पर स्थित होता है भाई, कर्ण पर स्थित होता है, और इसको अपने ऐसा बोल सकते हैं कि त्रिभुज पर भी स्थित होता है, और त्रिभुज पर तो है ही। हाँ, इसकी मैं बात करूं, ये अधिक कोण त्रिभुज है, तो अधिक कोण त्रिभुज में ध्यान रखिएगा, जब आप त्रिभुज, ये जब आप व्रत बनाते हो, ये ले मैं बना देता हूँ व्रत, जब व्रत बनाओगे तो साफ सुथरा व्रत बनाइएगा, थोड़ा सही से नहीं बना तो आप बना लीजिए, जो केंद्र होगा वो अब की बार कहाँ होता है, इस त्रिभुज के बाहर होता है। तो ये याद रखने की यहाँ चीज है कि अधिक कोण जो त्रिभुज होता है उसमें जो परिकेंद्र होता है वो त्रिभुज के बाहर होता है। बस इतना आपको याद रखना है कि न्यून कोण जो त्रिभुज होता है उसमें तो परिकेंद्र कहाँ होगा, अंदर होगा। समकोण त्रिभुज में त्रिभुज के ऊपर होगा, और वो कर्ण का मध्य बिंदु भी होता है। और जब अधिक कोण त्रिभुज होता है उसका जो परिकेंद्र होगा वो कहाँ होगा, इस त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। तो इतनी चीजें अपने को त्रिभुज के बारे में समझ में आ गई होगी। मैंने बता दिया आपको केंद्रक, लंब केंद्र, अंतः केंद्र और परिकेंद्र, और इनके बारे में भी बता दिया कैसे कैसे बनते हैं, कब बनते हैं ना। अब मैं बात करता हूं अंतिम अपने पास में क्या है, त्रिभुजों का ही एक प्रयोग है। त्रिभुजों का ही प्रयोग क्या है कि कोई भी त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये मान लीजिए ये त्रिभुज क्या है भाई, ABC। त्रिभुज अपने पास क्या है भाई, ABC। अब ये त्रिभुज ABC है, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु में लेता हूं, इस भुजा का मध्य बिंदु में ले लेता हूं, ये मध्य बिंदु हो गया। इस भुजा का मध्य बिंदु यहां ले लेता हूं, और इस भुजा का मध्य बिंदु ये ले लेता हूं। तो मैंने 3 मध्य बिंदु ले लिए हैं। इसको मैं बोल देता हूं D, इसको मैं बोल देता हूं E, और इसको मैं क्या बोल देता हूं, F। मैंने DEF इसको बोल दिया है। अब इन तीनों मध्य बिंदुओं को जब मैं मिलाऊंगा तो एक नया त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा भाई, एक नया त्रिभुज बनेगा। तो जो नया त्रिभुज बना है, अब देखो नया त्रिभुज बनने से यहाँ कितने त्रिभुज बन गए वो देख लीजिए, कि ये जो पूरा त्रिभुज था वो कितने हिस्सों में बट गया वो देख लीजिए, 1 2 3 और 4। देख लो, नंबर दे लेता हूं मैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। कितने त्रिभुज बन गए भाई, 4 त्रिभुज बन गए हैं। जब मैंने इन तीनों को मिलाया, मध्य बिंदुओं को मिलाया, तो कितने त्रिभुज बन गए, 4 त्रिभुज बन गए, और चारों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। यदि ऐसा बोल दे कि जो पूरा क्षेत्रफल था वो पूरा 50 था, या मान लीजिए 20 ले लेता हूं मैं, कि पूरा जो त्रिभुज ABC था, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 वर्ग इकाई है। कितना भाई, बिया मैं बोलता हूं 20 मीटर स्क्वायर बोल देता हूं। अब ये पूछ ले कि इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, इस चौथे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, तो इस चौथे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा भाई, इसमें किसका भाग दे लो, अरे 4। ये जो 4 त्रिभुज बने, इन चारों के क्षेत्रफल भी बराबर होते हैं। 4 बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है, ये 4 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो देखो इसमें 4 का भाग दे लो, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल भी 5 मीटर स्क्वायर, इसका भी 5 मीटर स्क्वायर, इसका भी 5 मीटर स्क्वायर, और इसका भी 5 मीटर स्क्वायर। तो आप किसी का भी देख लो, चाहे पहले का पूछे, चाहे दूसरे का, चाहे तीसरे का, चाहे चौथे का, सबका उत्तर कितना होगा भाई, 5 मीटर स्क्वायर ही होगा।
और यदि वो ऐसे पूछ ले कि इसका बताओ भाई, ये चतुर्भुज जो बना DEFB, इस चतुर्भुज का बताओ, तो इस चतुर्भुज का बता दो, क्योंकि ये चतुर्भुज है वो इसको और इसको मिलाने से ही तो बन रहा है। तो इन दोनों त्रिभुजों को जोड़ दीजिए, क्योंकि इसका क्षेत्रफल तो अपने पास में कितना था भाई 5 आया, इसका भी 5, तो कितना हो गया 10 हो गया। किसी भी प्रकार से कर लीजिए, आपको ये पता चल गया कि ये जो पूरा है इसका 20 है, तो 20 में 4 का भाग दे लो, तो ये भी, अरे 20 में 4 का भाग दे दो 5, इसका भी 5 मीटर स्क्वायर, इसका भी 5 मीटर स्क्वायर, इसका भी 5 मीटर स्क्वायर और इसका भी 5 मीटर स्क्वायर, सभी के जो आए वो 5 मीटर स्क्वायर ही आए। यदि ये बोले कि पूरा कितना है 100 है, यदि पूरा कितना है 100 है, तो 4 का भाग दे लीजिए, तो सबके कितने कितने आएंगे भाई 25 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएंगे। अब आपको उल्टा भी कर लेना है, यदि वो इस प्रकार से कई बार इसका क्षेत्रफल दे देगा अपने को कि इसका क्षेत्रफल मान लो, ये मैं ले लेता हूँ कि 12 मीटर स्क्वायर है, कितना है इसका क्षेत्रफल 12 मीटर स्क्वायर, वो पूछे पूरे का बताओ, तो इसका 12 मीटर स्क्वायर, इसका भी 12 मीटर स्क्वायर, इसका भी 12 मीटर स्क्वायर और इसका भी 12 मीटर स्क्वायर, कितने हो गए 12 चौक 48 हो गया। तो किसी भी प्रकार से अपन सोल्व कर सकते हैं। और बाकी लिखने का तरीका इस प्रकार का है, इसको अपन इस प्रकार से लिखते हैं एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल किसका DEF, जो DEF जो त्रिभुज है इसका जो क्षेत्रफल है वो 1/4 होता है पूरे का, किसका भाई ABC का, जो त्रिभुज ABC है तो पूरे त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का 1/4 है। आप खुद देख लीजिए, मैंने पूरे को 4 का भाग दे लिया तो इसका क्षेत्रफल आ गया, चाहे इसका देखो चाहे इसका देखो चाहे इसका, सबका सेम सा होता है ना। तो ये अपना क्या हो गया त्रिभुज हो गया। त्रिभुज के बारे में अपन ने कंप्लीट डिटेल पढ़ी है, कुछ भी अपन ने इसमें छोड़ा नहीं है जो अपने को एग्जाम में मिलने वाला हो। तो एग्जाम के जो अपने पास पैटर्न है वो सभी अपन ने कर लिए हैं, बाकी से बाहर अपने आने वाला नहीं है। अब कल से करेंगे अपना जो रह गया चतुर्भुज और वृत्त, दो चीजें हैं। वृत्त थोड़ा बहुत तो मैंने देखो इसमें मिक्स में करवा दिया है तो थोड़ा बहुत तो अपना कम हो गया है, वो टॉपिक अलग से नहीं है, समतलीय आकृतियों में ही पूरा क्या है त्रिभुज है, चतुर्भुज है, वृत्त है। तो उनको 1-2 वीडियो लेक्चर में अपन कंप्लीट कर लेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें अपन उनके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।